प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का, जिसका नेम है सामने, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छी पोयम है। एक बहुत ही शानदार इसमें मैसेज छिपा है, और मैसेज ये है कि कैसे कोई छोटी सी चीज या कोई छोटी सी घटना, एक बिल्कुल ऐसी घटना जो इनसिग्निफिकेंट है, यानी महत्वहीन घटना है, वो महत्वहीन घटना कैसे व्यक्ति के मूड को चेंज कर सकती है। यानी प्रकृति में घटित होने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन को शांत कर सकती हैं, हमारे मन को आनंद दे सकती है ना। तो उसी चीज की ओर इशारा यहाँ किया गया है। पोयम बहुत अच्छी है। लास्ट तक पोयम पढ़ेंगे, इस पोयम को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके सेंट्रल आइडिया को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी पोयम में ये दोनों चीजें आपको मिलेगी, इसी चैप्टर में, एक ही चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कर लें। ऑल पर बेल आइकन भी सेट कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो दें वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पोयम का नाम है आपका, पोयम दी है, हाँ देखो जरा, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक सिंबॉलिक पोयम है ना। और छोटी सी घटना या छोटी सी नेचुरल फिनोमिनन कैसे चेंज करती है व्यक्ति के मूड को, ये इसमें बताया गया है। ठीक, तो कहानी कुछ ऐसी है कि पोएट उदास है और पोएट क्या कर रहा है, जा रहा है। तो एक पेड़ के नीचे से निकलता है, हेमलॉक ट्री। उस पेड़ के नीचे से निकलता है तो अचानक कौवा क्या करता है, बर्फ का, चूंकि बर्फ गिरी होती है और सर्दी का समय चल रहा होता है, तो जो उसमें एक कौवा बैठा होता है पेड़ में, जैसे ही पेड़ के नीचे से निकलता है या वहां खड़ा होता है, कुछ भी ये मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन समझ लीजिए, जैसे पेड़ के नीचे वो होता है तो कौवा क्या करता है, पेड़ को हिला देता है। तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, स्नो पार्टिकल्स, उसके सिर पे गिरते हैं। तो अचानक उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक, अब यहाँ एक चीज और है कि जो हेमलॉक ट्री है वो एक्चुअली में एक जहरीला पेड़ होता है, जिसको धतूरा बोलते हैं, समझ रहे। तो वो प्रतीक है इस बात का कि कोई भी, मतलब कोई भी बुरी चीज में भी अच्छी चीज हो सकती है, जैसे बर्फ उस पर है, उसके ऊपर। ठीक, और फिर यहाँ ये भी चीज, मैसेज ये आता है कि एक छोटे से बर्फ के टुकड़े, जरा जरा से बर्फ के टुकड़े या पार्टिकल्स, बर्फ के डस्ट, स्नो की डस्ट गिरती है तो कैसे व्यक्ति का मूड चेंज कर देती है, समझ रहे। और फिर एक मैसेज ये भी आता है कि जैसे कौवे ने वो जब हेमलॉक को हिलाया तो उसकी जो बर्फ के टुकड़े गिर गए। तो यहां एक मैसेज ये आता है कि ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी जो टेंशन वगैरह, उसको वैसे ही हिला देनी चाहिए। ठीक, आगे समझो, चैप्टर पे आते हैं। तो इसका है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the way माने तरीका, कि जिस तरीके से, अक्रो माने एक कौवे ने, ठीक, shook down, शेक माने होता है हिलाना, डाउन माने नीचे, तो माने हिला के नीचे गिराना, है ना। the way a crow shook down on me the dust of snow, कि कैसे कौवे ने, जिस तरीके से, यानी कैसे कौवे ने एक कौवे ने क्या किया, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया। क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरा दिए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से गिरा दिए। हेमलॉक एक प्रकार का पेड़ होता है, उससे गिरा दिए। ठीक, यानी इससे क्लियर हो रहा है सीजन जो है वो सर्दी का सीजन है, विंटर सीजन चल रहा है, बर्फ गिर रही है, पेड़ भी बर्फ से ढका है, तो कौवे ने हल्की हरकत की और वो गिरा दिया। ठीक, बस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो गिरा दिए। ठीक, जिस तरीके से गिराया, वो क्या कह रहा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक नामक पेड़ से जब उसने गिराया। हैज गिवन माई हर्ट, तो
जिस तरीके से गिराया उस तरीके ने हैज गिवन, यहां तरीके के लिए हैज यूज हुआ है, ध्यान रखना, हैज गिवन माई हर्ट, इसने मेरे दिल को दिया, माने उसने जिस तरीके से वो गिराया तो उससे मेरे दिल को मिला, क्या मिला, मेरे हृदय को क्या मिला, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब एक दिल में भाव प्राप्त हुआ और चेंज ऑफ मूड आ गया, यानी मूड बदल गया, जो उदासी वाला माहौल था मेरे अंदर वो खत्म हो गया, मूड चेंज हो गया, हैज गिवन अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरा मूड जो है वो टोटल बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड, रियूड जो है, रियूड माने होता है नष्ट होना, है ना, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का वो हिस्सा सेव हो गया, बच गया, जो मैंने रियूड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, यानी पूरे दिन का अधिकतर हिस्सा उदासी में चला गया, बाकी जो बचा वो हिस्सा कैसे बच पाया, कौवे ने जिस तरीके से बर्फ के टुकड़ों को मेरे ऊपर गिराया उस तरीके ने मुझे हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल को उससे चेंज ऑफ मूड मिला, यानी मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया, चेंज ऑफ मूड हो गया, मेरा मूड बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बदल गया, एंड समझ गए, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जिस तरीके से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े, डस्ट माने धूल, यहां धूल की बात हो रही तो वास्तव में धूल नहीं है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की बात हो रही है ना, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से हेमलॉक ट्री से उसने गिराया, तो इस तरीके ने हैज गिवन माई हर्ट, इस तरीके ने मुझको दे दिया, क्या दे दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा दिल बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड, और मेरे दिन का वो हिस्सा बच गया जो मैंने रियूड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो समझ गए, इसमें जो मैसेज है इस पूरे चैप्टर में वो सिर्फ इतना है कि कोई भी एक छोटी सी प्राकृतिक घटना या छोटी सी इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो गैर जरूरी हो या कोई इंपॉर्टेंस वाली ना हो, ठीक, तो वो घटना भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, बहुत कुछ दे सकती है, वही इसमें मैसेज दिया गया है। तो मैसेज ये भी है कि अगर हम जैसे बर्फ के टुकड़े गिरे, अगर वैसे ही सारी टेंशन को तुरंत ही झटक के गिरा दें तो हृदय शांत हो सकता है, हृदय आनंदित हो सकता है, खुश हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की ओर। तो मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया, तो आपको समझना है और इसको कॉपी कर लेना है। फिर देखो, अब सेंट्रल आइडिया वास्तव में थीम होती है, ठीक, तो सेंट्रल आइडिया माने होता है केंद्रीय भाव, कि इसमें केंद्रीय भाव क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी चाहिए, ये जरूर लिखा करो कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम दे दो डस्ट ऑफ स्नो, है ना, कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई लिख के सिंगल कोट में पोएट का नाम दे दो, बंद कर दो। ये लाइन जरूर आप लिखो, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो तो ये लाइन जरूर लिखो, ठीक। अब मेन सेंट्रल आइडिया पे आते हैं, समझो, जैसे दिया, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, की जो पोयम है वो एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है, क्या अभिव्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस माने महत्व, काय का महत्व अभिव्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का महत्व बताती है ये पोयम, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, और काहे में महत्व बताती है, व्यक्ति के एटीट्यूड को बदलने में, रवैये को बदलने में, ठीक। द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स, अब जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसकी ब्यूटी को पोएट क्या करता है, इधर बताता है, अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है उसकी, विच चेंज्ड, जिन्होंने बदल दिया, क्या बदल दिया, हिज मूड, जिन्होंने पोएट के मूड को बदल दिया, एंड सेव्ड मैनी प्रेशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, एंड सेव्ड, और बचा दिया, मैनी प्रेशियस
मूवमेंट्स, प्रेशियस माने कीमती, मूवमेंट्स माने क्षण, और कई कीमती क्षणों को बचा दिया पोएट के। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, फ्रॉम माने से, बीइंग माने होने, और वेस्टेड अवे माने होता है नष्ट होना, कि और इसने पोएट के कई कीमती क्षणों को नष्ट होने से बचा लिया, वेस्ट अवे होने से बचा लिया। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम दी हेमलॉक ट्री। अब जो कौवा है वो शेक ऑफ कर देता है, हिला देता है। क्या हिला देता है? द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से स्नो डस्ट हिला देता है। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस, और सेम वे, इसी तरीके से, वन कैन शेक ऑफ, और इसी तरीके से जैसे कौवा हिला देता ना बर्फ के टुकड़ों को, ठीक इसी तरीके से, द सेम वे, इसी तरीके से, वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट, कि व्यक्ति भी अपने हृदय से जो सैडनेस है, उदासी है, उसको शेक ऑफ कर सकता है, हटा सकता है। ठीक, क्लियर हो गई बात? कंफर्म हो गया पूरा सेंट्रल आइडिया? ये आपको तैयार कर लेना है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या, इसी चैप्टर को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से, तो इसको अपना तैयार कर लेना, नोट कर लेना इसको, और अच्छे से इसको समझ लेना। एक दो बार वीडियो और कंफर्म कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th में पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 2, और जो चैप्टर 2 है उसका टाइटल है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोयम भी सिंबॉलिक पोयम है। यहां जो फायर है वो इंडिकेट करता है वायलेंस को, और आइस जो है वो कोल्ड फीलिंग माने हेटर्ड वगैरह को इंडिकेट करता है। समझ रहे? तो एक ये सिंबॉलिक पोयम है, पोयम बहुत अच्छी है। मैसेज दिया गया है कि संसार, जो ये संसार है वो आखिर खत्म कैसे हो सकता है, क्या संभावनाएं है, अगर कभी संसार खत्म हुआ तो उसकी दो संभावनाएं यहां पोएट ने बताई। पहली जो संभावना है वो है आपकी फायर माने अग्नि, आग से कैसे संसार नष्ट हो सकता है। तो आग प्रतीक है वायलेंस का, हिंसा का। ठीक, तो हिंसा से दुनिया खत्म हो सकती है। और दूसरा जो आइस है वो कोल्ड फीलिंग्स का सिंबल है। तो यहां आइस से कैसे खत्म हो सकती है, यानी हेटेड, जो घृणा है, वो भी संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है। तो दो मीन्स यहां बताए, यानी दो तरीके हैं या दो कारण हो सकते हैं जिससे संसार खत्म हो जाएगा, वो फायर एंड आइस है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इनको किया गया है। बहुत अच्छी पोयम है, बहुत सरल शब्दों में इसको पोएट ने अभिव्यक्त किया है, बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपको पूरी पोयम बताऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो लास्ट तक कंप्लीट आपको देखना है। पोयम बहुत ही अच्छी, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, विल एंड खत्म हो जाएगा, इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, पोएट बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है वो विल एंड इन फायर, वो अग्नि में संसार नष्ट हो सकता है, यानी अग्नि माध्यम बन सकती है संसार के नष्ट होने का। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं जो संसार है वो आइस माने बर्फ से खत्म हो सकता है, शीतलता से नष्ट हो सकता है। अब यहाँ वास्तव में आइस बर्फ से कैसे खत्म होगा? तो आइस यहाँ रिप्रेजेंट करता है कोल्ड फीलिंग को, हेटेड को, और ये फायर जो रिप्रेजेंट करता है वायलेंस को। ठीक, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कि कुछ लोग कहते हैं संसार अग्नि से नष्ट होगा, एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं संसार आइस से खत्म होगा। फ्रॉम वॉट, अब वो चीज जिससे, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ टेस्ट करने से अर्थ टेस्ट लेने से मतलब नहीं है, यहाँ टेस्ट करने से अर्थ है अनुभव से, कि जहां तक कि मैंने अनुभव किया है डिजायर का, इच्छा का। यहाँ जो आइस फायर है वो इच्छा का भी प्रतीक है, क्योंकि जब इच्छाएं व्यक्ति की ज्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ इच्छा डिजायर क्यों लिया गया, जब व्यक्ति की इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी तो व्यक्ति, अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा,
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रोध में वो वायलेंस पर उतारू हो जाएगा, है ना। तो समझ गए। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब जहां से मेरा अनुभव में ऑथर बोल रहा है कि जहां तक कि मैंने अनुभव किया है डिजायर का, इच्छा का, तो आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूं, हु फेवर फायर, जो आग का फेवर करते हैं। यानी पोएट इसमें बोल रहा है कि वैसे तो दो माध्यम है संसार के नष्ट होने के, अग्नि भी माध्यम है और माध्यम है आइस, लेकिन जहां तक कि मैंने टेस्ट किया है, और टेस्ट किया है मैंने किसको, डिजायर को, जहां तक कि इच्छा का मेरा अनुभव है कि इच्छा वो चीज है कि अगर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो व्यक्ति हिंसा में उतारू हो जाता है, मारपीट में उतारू हो जाता है, वायलेंट हो जाता है वो। तो यहाँ जो डिजायर है वो रिप्रेजेंट कर रही फायर को, और वास्तव में डिजायर किसको जनरेट करती है, वायलेंस को। ठीक, तो डिजायर और फायर, क्लियर। तो वो कह रहा है कि जहां तक मेरा ये अनुभव है डिजायर का, तो मैं उनके साथ हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद माने होता है साथ देना, तो आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूं, हु फेवर फायर, जो अग्नि का फेवर करते हैं, जो आग के साथ है। बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन लेकिन बट माने लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश माने होता है नष्ट होना, ट्वाइस माने दो बार, कि अगर धरती दो बार भी नष्ट हो, ये जो अर्थ है, संसार है ना, ये जो बर्ड है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दो बार भी नष्ट होना हो संसार, ठीक, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो फिर मैं किसके साथ, उनके साथ जो हेट, अब यहां हेट कोल्ड फीलिंग कहलाती है, ठीक, तो हेट रिप्रेजेंट करती है आइस को, ठीक, तो मैं जहां तक जानता हूं जो संसार है वो नष्ट होगा आइस से, है ना। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूं पर्याप्त, किसके बारे में, हेट के बारे में, है ना, एनफ ऑफ हेट, तो टू से दैट, तब फिर मेरे ये कहने को है क्या, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी अपने आप में ग्रेट है, बड़ी मात्रा है आइस की भी, यानी फिर घृणा ज्यादा होगी, इस मामले में घृणा नष्ट कर देगी, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त भी होगी, समझ गए। तो वो कह रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दो बार नष्ट होनी हो धरती माने संसार, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है मैं फिर घृणा के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी है कि घृणा इस काम को अच्छे से कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि फिर आइस पर्याप्त है, ग्रेट है, यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं है बल्कि बड़ी मात्रा, ठीक, कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो फिर आइस भी ग्रेट है, एंड वुड सफिस, आइस पर्याप्त होगी संसार को नष्ट करने के लिए, यानी यहाँ सिंबॉलिकली फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट किया है, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटेड, समझ रहे। तो ये यहां बताया गया है, क्लियर हुआ। तो कैसे संसार नष्ट हो सकता है, दो माध्यम, फायर रिप्रेजेंट्स टू डिजायर और वायोलेंस, एंड आइस रिप्रेजेंट्स टू हेटेड, ठीक, क्लियर हो गया, और कोल्ड फीलिंग, क्लियर। तो ये इसका एक्सप्लेन हुआ, आपको आशा है पूरी पोएम आ गई होगी। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की ओर, इसके सेंट्रल आइडिया को कवर करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया माने सेंट्रल थीम, कि जो मेन भाव है कि पोएम काहे पर बेस है, किस बारे में पोएम में बात हुई, तो केंद्रीय भाव बताया जाता है कि पोएम है काहे के बारे में। तो सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले एक लाइन आपको लिखनी होती है, वो सीख लो, और लाइन क्या है समझो। पहले लिखो दिस सेंट्रल आइडिया, ये रेफरेंस लाइन होती है, दिस सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन, इससे क्या है, मार्क्स नहीं करते, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम क्या लेना है, पोएम का नाम लेना है फायर एंड आइस, है ना, और फिर लिख देना है कंपोज्ड बाई, और
यहाँ पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फुल स्टॉप। ये लाइन जरूर लिखना है। इसके बाद अब अपन लोग पोएम को समझते हैं, तो इसको आपको बढ़िया कंफर्म कर लेना है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन, अ पोएट हैज ट्राइड यानी पोएट ने कोशिश की है, क्या करने की कोशिश की, टू ब्रिंग डिफरेंसेस, डिफरेंसेस माने अंतरों को लाने की कोशिश की है, बिटवीन फायर एंड आइस, फायर और आइस के बीच के अंतर को यहाँ बताने की कोशिश की है, सामने लाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट, अब जो फायर एंड आइस रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्या, किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दो प्रकार के लोगों को अभिव्यक्त करते हैं। एक लोग वे जो इच्छा से संसार को नष्ट करेंगे, यानी जिनकी इच्छा संसार को नष्ट करने के कारण हिंसा कारण बनेगी, और दूसरे प्रकार के लोग वे जो घृणा वाले हैं, तो वो संसार को नष्ट करेंगे। तो वही चीज बताई इसमें, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यानी इसमें फायर एंड आइस में डिफरेंस पोएट ने बताया कि जो रिप्रेजेंट करती है फायर एंड आइस किसको, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दो प्रकार के भिन्न भिन्न लोगों को। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड ऑल्सो बाय आइस, कि जो संसार है वो बाय फायर एंड ऑल्सो बाय आइस, अग्नि से भी नष्ट हो सकता है और आइस से भी नष्ट हो सकता है। 10 इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, इस प्रकार ये दो बार नष्ट हो सकता है, दोहरे तरीके से नष्ट हो सकता है। वन बाय फायर, पहला फायर से, एंड देन बाय आइस, पहले तो फायर से नष्ट होगा फिर आइस से नष्ट होगा। द पोएट फील्स दैट, अ पोएट ये फील करता है, दैट की द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, कि जो आइस ऑफ हेट्रेड है, जो घृणा की जो आइस है, वो उतनी पावरफुल है जितनी फायर ऑफ डिजायर है ना, इच्छा की अग्नि। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये टू ब्रिंग लाने के लिए, कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि संसार के संपूर्ण अंत को लाने के लिए ये पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। तो पोएट कह रहा है इसमें, समझ के, 10 इस प्रकार, इट कैन पेरिश ट्वाइस, दो बार संसार नष्ट हो सकता है, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस, पहले तो फायर के द्वारा फिर आइस के द्वारा। द पोएट फील्स दैट, पोएट ये फील करता है कि द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, कि जो आइस ऑफ हेट्रेड है, घृणा की जो आइस है, ठीक शीतलता है, बर्फ है, वो उतनी पावरफुल है जितनी एज द फायर ऑफ डिजायर, डिजायर की अग्नि, दोनों सेम पावरफुल है, जितनी अग्नि उतनी ज्यादा आइस पावरफुल है, दोनों सेम है पावरफुल। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार के कंप्लीट एंड को लाने के लिए दोनों पावरफुल है, घृणा की आइस और डिजायर की फायर। समझ गए। तो इस तरीके से ये जो पोएम हुआ आपकी सेंट्रल आइडिया हो वो कंप्लीट हुआ। तो ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट है, आप इसको नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से और तैयार कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।